हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना थर्ड लेक्चर है एस ब्लॉक का। ठीक है, एस ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ रहा है यार आपको या नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा जो चेंजेस करूँ बताने के अंदर, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो बता दिया करो। चलो करते हैं बात अपन किसकी, रिएक्शन विद वाटर की। वाटर के साथ में जब अपन एल्कली मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे, एल्कली मेटल्स कौन से आपके, वही लीला ने कारूबी सजी फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनकी जब अपन रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, वाटर के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तब क्या मजा आएगा उसकी बात कर लेते हैं। मतलब क्या क्या इफेक्ट होंगे उसकी बात करते हैं। तो रिएक्शन विद वाटर, ऑल मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स, ठीक है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विग्रसली। यहां पर मैं एल्कली मेटल कर ही देता हूं ना, ऑल एल्कली मेटल्स, या फिर मैं एल्कली मेटल्स कर देता हूं। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रसली, विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। विग्रसली मतलब बहुत तेजी से, ठीक है, तेजी से रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड और H2 बना लेते हैं। जब भी अपन एल्कली मेटल लिया, अपन ने एल्कली मेटल लिया, उसकी रिएक्शन करवाई अपन ने H2O के साथ में। मतलब पानी आपने लिया, एक बीकर लिया, उसमें पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने एल्कली मेटल डाल दिया। जैसे ही आप डालोगे बहुत तेजी से रिएक्शन होगी और क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगी। तो आपने कभी स्कूल में भी देखा होगा, ये करवाते हैं स्कूल के अंदर कि भाई स्कूल में दिखा देते हैं टीचर कि पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सोडियम डालते हैं तो वो सोडियम जो है एकदम से आग पकड़ लेता है ना, एकदम से आग पकड़ लेता है। गूगल पर भी मतलब यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, सोडियम के एक्सपेरिमेंट देख सकते हो ना, कि सोडियम जो है उसको वैसे पानी में डालते हैं तो एकदम से आग पकड़ लेते हैं। तो सोडियम भी पकड़ता है, सीजियम आपका, पोटेशियम, रुबिडियम, ये भी, उनमें भी एक्सप्लोजन जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो एल्कली मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं तेजी से। यार ये एल्कली मेटल सही से लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को थोड़ा सा। एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स जो है वो पानी के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड और H2 बना लेते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या है, MOH, मतलब लिथियम अगर आपने डाला पानी के अंदर तो LiOH बन जाएगा, सोडियम डाला तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लिथियम डाला तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पोटेशियम डाला तो KOH बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जब अपन लिथियम से सीजियम की तरफ आते हैं, मतलब ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो रिएक्टिविटी जो है पानी के साथ में बढ़ती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ग्रुप के अंदर, ग्रुप कौन सा है, ये लिथियम से सीजियम की तरफ आएंगे, वही इसका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। तो लिथियम से मतलब ऊपर से, सीजियम मतलब नीचे की तरफ, ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप के अंदर तो क्या होगी, रिएक्टिविटी जो है ना पानी के लिए वो इंक्रीज होगी। मतलब जो है लिथियम से ज्यादा कौन रिएक्ट होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, तो सोडियम की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। सोडियम से किसकी ज्यादा होगी, पोटेशियम की। पोटेशियम ज्यादा किसकी होगी, रुबिडियम की। रुबिडियम से ज्यादा सीजियम की होगी। कोई दिक्कत है? चलो, लिथियम लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, ये इस ग्रुप के अंदर बात हो रही है, ऐसा पूरी पीरियोडिक टेबल की बात नहीं हो रही। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनके अंदर मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की लिस्ट रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स वाटर। क्यों है भैया सबसे कम, क्योंकि ग्रुप के अंदर ऊपर से ऊपर है और ग्रुप से नीचे की तरफ जाते हैं तब क्या होती है, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। वही बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है वो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है, रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। सोडियम को आप हवा के अंदर नहीं छोड़ सकते, उसको अब हाथ में भी नहीं ले सकते। सोडियम को आप हाथ में भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भैया, हाथ में क्यों नहीं ले सकते? अगर आपने सोडियम को हाथ में ले लिया और हाथों में बाबू पसीना आ गया तो आग लगेगी, क्या है, जलन बहुत भयंकर होगी। ठीक है, तो रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, वाटर के साथ में क्या है, रिएक्ट करता है, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। वही बात करें पोटेशियम की, तो रिएक्ट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, रिएक्ट करता है पानी के साथ। जैसे पानी में डालोगे, सोडियम को डालते हो तो भी फ्लेम निकलती है, और वहीं अगर आप पोटेशियम को डालोगे तो तेजी से रिएक्ट करेगा और उसी के साथ में क्या है, आग भी निकलेगी। ठीक है, बात करें रुबिडियम और सीजियम की, रुबिडियम और सीजियम की, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। जैसे ही पानी में डालोगे रुबिडियम और सीजियम को, एकदम से पटाखा सा फटेगा ना, एकदम से पटाखा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। बाकी सोडियम को भी अगर आप पानी में डालते हो ना तो वो भी एक पटाखे की तरह उसमें आवाज निकलेगी। ठीक है, वहीं अपन बात करें इसकी, इसके लिए हम आपको यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे ना, इनको देख लेना आप।
चलो, तो ये आपको याद होना चाहिए कि लिथियम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है वाटर के अंदर, किसके अंदर, फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली मेटल्स की अगर अपन बात करें तो एल्कली मेटल्स में अगर अपन कंपेयर करें तो लिथियम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है वाटर के अंदर। सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है विग्रसली वाटर के साथ में। और वहीं बात करें पोटेशियम की तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जब रिएक्ट करता है तो पानी में डालेंगे पोटेशियम को तो वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। वहीं बात करें रुबिडियम और सीजियम की तो वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। These metals react with alcohol give alkoxide and H2। अगर अपन इन्हीं मेटल्स को, अपन ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्हीं जो मेटल्स हैं, ये जो एल्कली मेटल्स हैं, इनकी अगर अपन रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन अपन ने पता लग गई भाई, वाटर को एल्कली मेटल्स को जब वाटर के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या मिला अपन को, हाइड्रोक्साइड मिला और क्या बने, H2 मिली अपन को। ठीक बात, अभी तो बताया यार बाबू, मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोक्साइड मिलेगी। ठीक है, लिथियम डाल दो, लिथियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, तो साथ में H2 मिलती है। अब वही बात करते हैं, अगर पानी की जगह मैं क्या ले लूं, अल्कोहल, क्या ले लूं, अल्कोहल। अगर मैं एल्कली मेटल्स की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा। तो मैंने कहा अगर आप अल्कोहल लिया, आपने ले लिया गिलास, आपने लिया, उसके अंदर आपने डाला 60 ml आपने अल्कोहल ली, उसके अंदर आपने डाला कोई भी सोडियम डाल दिया, मान लो सोडियम जैसे आप डालोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्कोक्साइड बन जाएगा। पानी ले लेते तो हाइड्रोक्साइड बना था, अल्कोहल ली तो एल्कोक्साइड बन जाएगा, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा और प्लस H2 तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो दीज मेटल्स रिएक्ट विद अल्कोहल गिव एल्कोक्साइड एंड H2, एल्कोक्साइड और H2 अपन को मिलेंगी। तो वहीं लिथियम और C2H5 की रिएक्शन करवाई तो C2H5OLi बन गया और H2 बन गया। मोनोऑक्साइड गिव स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। अगर मोनोऑक्साइड ले रहे हो एल्कली मेटल्स की अगर आप मोनोऑक्साइड ले रहे हो और उसको पानी में रिएक्शन करवाए तो क्या बन जाएगा आपके पास में, एल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा पानी के साथ में। ठीक है, तो M2O क्या है, मोनोऑक्साइड है और H2O के साथ में आपने करवाया तो 2MOH बन जाएगा। चलो अब बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप की हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या होती है अभी बता चुका हूं, बनती कैसे है वो भी अभी बता चुका हूं। कैसे बनती है भैया, अभी आपने क्या बताया, हमें तो बताया ही नहीं। अरे बाबू अभी तो बताया हाइड्रोक्साइड कैसे बनती है, कि कोई भी एल्कली मेटल लो उसको पानी में डालो तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनती है, प्लस H2 बनती है, तो हाइड्रोक्साइड बन गई, आपको आ गई। लिथियम की हाइड्रोक्साइड बनानी है, लिथियम को पानी में डाल दो, क्या बन गई, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गई। सोडियम को बनानी है, सोडियम पानी डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गई। ठीक है, समझ में आ गई भैया ये बात। तो अब इनकी अपन किसकी बात कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी कैसी रहेगी हाइड्रोक्साइड की। जो पहले ग्रुप वाली जो हाइड्रोक्साइड है, पहले ग्रुप का मतलब क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी उसका ऑर्डर बताओ हमें। देखो LiOH, NaOH, KOH, RbOH, COH। ठीक है, जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना, ऊपर से जब अपन नीचे की तरफ आएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर। लेटिस एनर्जी क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, LiOH से CSOH पर जाते हैं। टॉप टू बॉटम जब अपन जाते हैं तो क्या होता है, लेटिस एनर्जी भी कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, दोनों कम होती हैं। मतलब सीधी सी बात है, अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी, लेटिस एनर्जी भी कम होंगी दोनों ही कम। लेकिन बट डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी इज मोर। देखो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी, लेटिस एनर्जी भी कम होगी, लेकिन लेटिस एनर्जी जो है ना वो ज्यादा कम होती है। अपन टॉप से ऊपर से जब अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो लेटिस एनर्जी भी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, दोनों ही कम होती है। लेकिन दोनों में जब कंपेयर करें तो लेटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा कम होती है। सो सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं। मतलब क्या हुआ कि LiOH से NaOH जो है ज्यादा घुलता है, सोल्युबल ज्यादा होता है। NaOH के कंपेयर में KOH ज्यादा घुलेगा और KOH के कंपेयर में RbOH के कंपेयर में CSOH जो है वो ज्यादा सोल्युबल होता है। वही बात करें बेसिक कैरेक्टर की, तो बेसिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम जो इंक्रीज होते हैं। मतलब LiOH जो है इसमें सबसे कम बेसिक कैरेक्टर है और CSOH है इसमें सबसे ज्यादा बेसिक
कैरेक्टर हैं। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए किसका, सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड का, कि भैया LiOH जो है वो कम सोल्यूबल है, CSOH है वो ज़्यादा सोल्यूबल है। क्यों है ऐसा, क्योंकि लेटिस एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, लेकिन लेटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है, इसलिए सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। चलो हाइड्रोक्साइड की बात होगी, अपन सोल्यूबिलिटी की बात कर ली। अब बात करेंगे अपन रिएक्शन विद एयर। वाटर के साथ में रिएक्शन बता दी मैंने, हाइड्रोक्साइड बनती है, हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी बता दी। फिर बात करते हैं रिएक्शन विद एयर की, बात कर लेते हैं ना। चलो, alkali metals get tarnish in air due to the formation of oxide at their surface। alkali metals को जब भी आप एयर के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएंगे, टार्निश हो जाएंगे, मतलब उनका रूप रंग जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। देखो आपको पता है कि एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, आपने एल्कली मेटल जो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको अपने हवा में छोड़ दिया जी, छोड़ दिया। अब वो क्या करेंगे, टार्निश हो जाएंगे। क्या मतलब, आप जैसे ही उनको हवा में छोड़ दोगे वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। ठीक है, तो alkali metals get tarnished in air due to the formation of oxide at their surface, hence they are kept in kerosene और पैराफिन ऑयल। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन या फिर पैराफिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही आप रख दोगे हवा के अंदर, हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अपना रूप रंग बिगाड़ लेंगे, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इन ड्राई एयर है मतलब कोई भी उसके अंदर नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, H2O की मात्रा नहीं है, H2 की प्रेजेंस नहीं है, ऐसी एयर बिल्कुल ड्राई है। ड्राई एयर है, उसके अंदर आपने क्या रख दिया, लिथियम रख दिया, सोडियम रख दिया, पोटेशियम रख दिया, रुबिडियम रख दिया, सीजियम रख दिया, सारी एल्कली मेटल्स आपने रख दिए। फिर आपने क्या नोटिस किया कि भैया एयर के अंदर तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो लिथियम जो है ना, सबने सबको रखा है, सारे एल्कली मेटल्स को रखा है, लिथियम जो है ना उसने रिएक्ट कर लिया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लिया, और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड बना ली। हवा के अंदर, ड्राई एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो उसने क्या किया, लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेगा। लेकिन वहीं बाकी के जितने एल्कली मेटल्स बच गए, आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो बच गए, इन्होंने नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करी, इन्होंने किसके साथ में रिएक्शन करी, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और ऑक्साइड बनाई। तो वही बात यहां लिख रखी है। इन ड्राई एयर की बात करें तो ओनली लिथियम गिव्स नाइट्राइड, सिर्फ लिथियम जो है वो क्या देता है, नाइट्राइड देता है, एंड ऑक्साइड बोथ वाइल अदर एलिमेंट्स गिव ओनली ऑक्साइड। सिर्फ लिथियम ऐसा है जो नाइट्राइड भी देता है नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड देता है, बाकी एल्कली मेटल्स जो है वो सिर्फ ऑक्साइड देते हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके। चलो अब बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करेंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया कि लिथियम ऐसा है जो ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड देगा, बाकी जितने एल्कली मेटल्स है वो क्या देंगे, सिर्फ ऑक्साइड देते हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके। अब अपने की बात कर लेंगे, भाई हवा के अंदर क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, तो आपको पता लग गया है। लेकिन एक होती है ऑक्साइड, एक होती है पेरोक्साइड, एक होती है सुपर ऑक्साइड, इनकी भी बात कर लेते हैं। आ जाओ, ऑक्साइड आयन कैसा दिखता है, ऑक्साइड आयन कैसा दिखता है, O2 नेगेटिव कैसा दिखता है, O है ऊपर 2 नेगेटिव। तो लिथियम जो है फॉर्म्स ओनली Li2O, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। लिथियम जो है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, Li2O, ये क्या है, ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड। फिर बात करते हैं पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड क्या बवाल है, देखो ऑक्साइड क्या थी, O2 नेगेटिव, और पेरोक्साइड क्या है, O2 नेगेटिव। इनमें फर्क दिख रहा है आपको, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो O2 नेगेटिव ऑक्साइड, O2 नेगेटिव पेरोक्साइड। तो सोडियम जो है Na रिएक्ट विद O2, Na जो है सोडियम जब वो रिएक्ट करता है O2 के साथ में और क्या बना लेता है, पहले ऑक्साइड बनाता है उसके बाद में पेरोक्साइड बना लेता है। लेकिन मतलब सोडियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है और पेरोक्साइड दोनों बनाता है, Na2O2, ये क्या पेरोक्साइड है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड बनाता है, Na2O भी बनाता है और Na2O2 पेरोक्साइड भी बनाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की। ऑक्साइड समझ लिया अपन ने, पेरोक्साइड समझ लिया, सुपर ऑक्साइड क्या है। सुपर ऑक्साइड देखो O2 और नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में क्या फर्क है, O2 नेगेटिव और ये क्या है, O2
नेगेटिव, ठीक है। तो ये सुपर ऑक्साइड है। बाकी जितने बच गए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म्स MO2 टाइप ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं इन एक्सेस ऑफ O2। जब एक्सेस O2 इनको मिल जाती है, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होती हैं, ठीक है भैया, पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, ये तो आपने समझा दिया कि ऑक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, लेकिन हमें ये बताओ इनमें से स्टेबल कौन सी है? ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, पेरोक्साइड ज्यादा स्टेबल है कि सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? तो स्टेबिलिटी देखो भाई, स्टेबिलिटी जो किसकी ज्यादा है? ऑक्साइड की सबसे ज्यादा है, ठीक है। पेरोक्साइड की उससे कम और सुपर ऑक्साइड की सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। मतलब तीनों में कंपेयर करने के लिए बोले आपको कि भैया पेरोक्साइड ज्यादा स्टेबल है कि ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है कि सुपर ऑक्साइड, तो बोल देना कि भैया ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, पेरोक्साइड उससे कम और सुपर ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होती है। AIPMT 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द एल्कली मेटल्स, कौन सा एल्कली मेटल है फॉर्म ओनली ऑक्साइड, जो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, M2O, ठीक है। ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में जब उसको छोड़ते हैं, हीट करते हैं, तो क्या कौन सी ऑक्साइड बनाता है? सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। ऐसा कौन सा मेटल है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कौन सा है भाई? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर दो भाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका आंसर दे चुका हूँ ऑलरेडी, जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा एल्कली मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाता है? जल्दी आंसर दे दीजिए। बताऊं मैं बताऊं, मैं बोलूं? ठीक है, चलो। लिथियम जो है ना, लिथियम जो है वो क्या है? सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। लिथियम जो है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, इसलिए आंसर जो है वो लिथियम जाएगा। देखो सोडियम जो है वो ऑक्साइड भी बनाता है लेकिन पेरोक्साइड भी बनाता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा एल्कली मेटल है जो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है? तो वो तो लिथियम ही है भाई। लिथियम जो है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। अभी मैंने आपको बता भी चुका हूं ये चीज कि लिथियम जो है, लिथियम फॉर्म्स ओनली Li2O, लिथियम ऑक्साइड बनाता है सिर्फ, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, नाइट्राइड की बात करते हैं, नाइट्राइड्स की बात करते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी। ऑक्सीजन की बात अपन कर चुके हैं कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये एल्कली मेटल्स कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन पेरोक्साइड, कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है। अब बात करेंगे नाइट्राइड की, ठीक है। जो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है वो कौन है? आप सबको पता है, वो लिथियम है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपने हवा में क्या लिखा? लिथियम भी रख दिया, सोडियम भी रख दिया, पोटेशियम भी रख दिया, रुबिडियम भी रख दिया, सीजियम भी रख दिया। तो आपने नोटिस किया था कि लिथियम ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा था और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड बना रहा था। वहीं बाकी जितने हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे थे। ये बात आपको पता है। इसलिए आपको ये भी पता है कि नाइट्राइड के साथ में नाइट्राइड कौन बनाता है? ओनली Li, सिर्फ लिथियम जो वो बनाता है। लिथियम रिएक्ट डायरेक्टली विद N2, लिथियम जो वो डायरेक्टली N2 के साथ में रिएक्ट करता है और सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ में डायरेक्टली रिएक्ट करता है। एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल जो हैं उनमें सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ में डायरेक्टली रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? नाइट्राइड बना लेता है। उस नाइट्राइड को जब अपन किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं? वाटर के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। वापस बोल रहा हूं, लिथियम नाइट्रोजन के साथ में डायरेक्टली रिएक्ट करके क्या बना लेता है? नाइट्राइड बना लेता है। फिर नाइट्राइड की रिएक्शन अपन किसके साथ में? वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। चलो अपन देखते हैं। ओनली Li रिएक्ट डायरेक्टली विद N2 टू फॉर्म नाइट्राइड विच गिव NH3 ऑन रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। चलो, लिथियम है, नाइट्रोजन है, दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बना लेंगे? नाइट्राइड। Li3N क्या है? नाइट्राइड है। नाइट्राइड की जब रिएक्शन करेंगे, लिथियम नाइट्राइड की जब रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? वाटर के साथ में, तो क्या बन जाएगा? LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बन जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लिथियम जो वो ये नाइट्राइड बनाता है। चलो फिर बात करेंगे हैलाइड्स की। ये मैं एक बार बता चुका हूं क्योंकि वीडियो जब वो रिकॉर्ड हो चुकी है एक बार, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई और मुझे पता नहीं चला कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई, इसलिए मैं एक बार क्लास ले चुका हूं। चलो हैलाइड्स की बात करते हैं, हैलाइड्स की बात करते हैं। एल्कली मेटल्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजन टू फॉर्म MX। एल्कली मेटल्स जो हैं वो डायरेक्टली किसके साथ में रिएक्शन करेंगे? हैलोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं? MX बना लेते हैं, MX प्लेयर बना लेते हैं, MX बना लेते हैं। MX का मतलब क्या है भैया? देखो M जो है, M क्या है यहाँ पर? एल्कली मेटल्स, और X2 क्या है यहाँ पर? आपका कोई सा भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई सा भी हैलोजन। जब आपका एल्कली मेटल हैलोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? MX बना लेता है। M क्या है यहाँ पर? एल्कली मेटल, X क्या है? हैलोजन, दोनों आपस मिल जाएंगे, MX बना लेंगे और वो क्या है आपका? हैलाइड है। क्या है? हैलाइड। तो यही अपन करेंगे इसके अंदर। 2M कोई सा भी, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई सा भी रख लो, सोडियम कोई सा भी रख लो, रख दिया जी अपन ने। लिथियम रख दिया, यहाँ पर कौन रख दिया अपन ने? फ्लोरीन रख दिया। क्या बन जाएगा? LiF बन जाएगा। देखो LiF2, ठीक है, और क्या बन जाएगा? 2LiF, हैलाइड बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखो ध्यान से कि भैया ये तो सिंपल रिएक्शन, इसमें क्या दिक्कत है?
क्वेश्चन ये सब पूछता है वो कि भैया ये M जो है ना वो एक ही रख लो, लिथियम मान लिया अपन ने ना, कुछ भी रख सकते हैं लेकिन अपन ने मान लिया कि लिथियम की रिएक्शन करवानी है आपको अलग अलग हैलोजन के साथ में। एक बार आप करवाओ किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में, एक बार करवाओ ब्रोमीन के साथ में, एक बार करवाओ क्लोरीन के साथ में, एक बार करवाओ आप आयोडीन के साथ में। ठीक है, तो भैया इसमें क्या दिक्कत है, करवा देंगे। तो वो आपको रिएक्शन करवाने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि रिएक्टिविटी बताओ हमें कि लिथियम के साथ में इन सब हैलोजेंस की जब रिएक्शन करवाते हैं तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो बताओ कौन से हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, किसके साथ में रिएक्शन बढ़िया होगी। तो उसका ऑर्डर अगर आपको पूछ ले कि भैया आपको एल्कली मेटल जो वो सेम ही है, एल्कली मेटल सेम है और आपके हैलोजन जो वो अलग अलग दे रखे हैं, वो आपको कि लिथियम के साथ में आपको LiF दे रखा हो, ठीक है, और आपको LiCl दे रखा हो, LiBr दे रखा हो, LiI दे रखा हो, तो ये आपको दे रखे हैं और फिर बोले कि इनकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, फिर आपको आंसर देना हो तो आप कैसे दोगे। जब आप हैलोजेंस के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हो ना, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ जाते हो, फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज होती है। फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ जाते हो तो क्या होती है, रिएक्टिविटी जो है ना वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात ध्यान में रख लेना। मतलब लिथियम की जब अपन रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एकदम फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। वहीं बात करें अपन लिथियम और आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगी, धीरे 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 से मेरी जिंदगी, तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी। समझ में आई या नहीं आई? मैं ये बोल रहा हूं कि एल्कली मेटल एक ही रखो, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम को सब रख लो और आप हैलोजन जो वो चेंज करते जाओ। फिर अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन को किसका चेक करना पड़ेगा। अपन देखो एल्कली मेटल तो सेम रखे हैं ना, एल्कली मेटल तो अपने सेम रखा, सोडियम रखा, क्योंकि सोडियम की अपन रिएक्शन एक बार फ्लोरीन के साथ में, एक बार ब्रोमीन के साथ में, एक बार क्लोरीन के साथ में ऐसे करवा रहे हैं, तो अपना एल्कली मेटल तो सेम ही है, तो उसकी रिएक्शन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका रिएक्टिविटी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। असर किसका आएगा, जो अपन हैलोजन चेंज कर रहे हैं उनका आएगा। हैलोजन चेंज कर रहे हैं तो हैलोजन की रिएक्टिविटी अगर अपने को पता लग जाए तो अपन रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो हैलोजन की रिएक्टिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे आप सोडियम की तो फटाफट हो जाएगी। वहीं बात करें आयोडीन की तो वहां पर रिएक्शन जो है वो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी जो वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। वहीं बात करूं अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इस बार आप हैलोजन जो वो सेम रखो, मान लो अपन ने क्लोरीन रख लिया, क्लोरीन सेम रखो और एल्कली मेटल चेंज करते जाओ। एक बार आप क्लोरीन की रिएक्शन लिथियम के साथ में, एक बार सोडियम के साथ में, एक बार पोटेशियम के साथ में, एक बार रुबिडियम के साथ में, एक बार सीजियम के साथ में, ऐसे करवाओ और उसके बाद में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। तो अब Cl का तो कोई असर नहीं पड़ेगा, Cl का तो रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि Cl तो सब में सेम ही आ रहा है, सबके साथ में Cl तो है ही, तो Cl तो कॉमन हो गया। रिएक्शन का असर किसका रहेगा इस बार, एल्कली मेटल्स का, क्योंकि वही चेंज हो रहे हैं। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो आपके इसमें फर्स्ट ग्रुप के अंदर एल्कली मेटल्स के अंदर, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है फर्स्ट ग्रुप के अंदर एल्कली मेटल्स के अंदर। मतलब लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और सीजियम की सबसे ज्यादा होगी। वहीं हैलोजन के अंदर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम और फर्स्ट ग्रुप के अंदर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मतलब आप Cl2 की जब रिएक्शन करवाओगे, क्लोरीन की जब रिएक्शन आप लिथियम के साथ में करवाओगे तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी। वहीं बात करूं अगर सीजियम के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो एकदम फास्ट होगी। समझ में आई बात? चलो फिर बात करेंगे कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स की बात करते हैं। चलो कार्बोनेट्स क्या है, ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म M2CO3 टाइप कार्बोनेट। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं कौन से आपके, लिथियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सोडियम, ये तो सारे क्या है आपके एल्कली मेटल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स बनाते हैं किस टाइप का, M2CO3 टाइप का कार्बोनेट। बोला M2CO3 क्या है, देखो आप बोलोगे भैया ये कार्बोनेट क्या होता है, M2CO3 कार्बोनेट होता है। मतलब M2 क्या है, यहाँ पर आप कोई सा भी एल्कली मेटल रख दो, M2 की जगह कोई सा भी एल्कली मेटल रख दो, Li2CO3 रखोगे, Li रख दोगे M की जगह तो क्या बन जाएगा आपका Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। वहीं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, Rb2CO3 रुबिडियम कार्बोनेट। समझ में आ गई बात? चलो एक्सेप्ट Li2CO3 ऑल द कार्बोनेट्स आर स्टेबल टू हीट। Li2CO3 को छोड़ के, मतलब लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी जितने कार्बोनेट है ना, बाकी जितने भी कार्बोनेट है वो सारे क्या है, स्टेबल हैं। किसके लिए, हीट के प्रति क्या है, स्टेबल है। Li2CO3 को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बोनेट बच गए कौन से, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम
सीजियम कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट है ये स्टेबल रहेंगे हीट के अंदर, लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट है वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्या होता है, स्टेबल क्यों नहीं रहता ये? Li2CO3 को जब भी आप थोड़ी सी हीट दोगे तो किसमें टूट जाएगा, ये लिथियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है Li2CO3, बाकी सारे स्टेबल हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो कैसा आएगा, सबसे कम किसका है, Li2CO3 का ही तो होगा सबसे कम, क्योंकि उसको थोड़ी सी हीट दिया आपने, वो लिथियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया और वो स्टेबल नहीं होता हीट के अंदर। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जब जाओगे आप तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा होगी, Li2CO3 की सबसे कम होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक कैरेक्टर। आपको एक चीज पता है कि लिथियम से जब आप सीजियम की तरफ जाते हो तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। लिथियम जो वो कम आयोनिक होता है और सीजियम के जो है वो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, सीजियम की तरफ जाते हैं, तो इसलिए क्या है, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। वही बात करें सोल्यूबिलिटी की, भाई ये लिथियम ये जो कार्बोनेट्स हैं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, ये कार्बोनेट्स जो है इनकी सोल्यूबिलिटी बताओ भाई, सोल्यूबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है कि नहीं होती, वो बताओ हमें, तो कैसी होती है, ऑर्डर क्या होता है। तो देखो सोल्यूबिलिटी जो है ना, हाइड्रोक्साइड की भी पढ़ के हैं अपन, हाइड्रोक्साइड की भी तो पढ़ के हैं, हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी, कार्बोनेट्स की सोल्यूबिलिटी और बाइकार्बोनेट्स की सोल्यूबिलिटी सेम ही होती है। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की जो सोल्यूबिलिटी है वो सेम होती है। हाइड्रोक्साइड अभी पढ़ के हैं, देखो दिखाऊंगा आपको, ये रही हाइड्रोक्साइड, तो इनका सेम ऑर्डर रहेगा फॉर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के लिए क्या होता है, सेम ही ऑर्डर रहेगा जो हाइड्रोक्साइड के लिए आया था। चलो, तो सोल्यूबिलिटी सेम फॉर हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोक्साइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम ज्यादा आते हैं, तो लेटिस एनर्जी भी कम होती है और हाइड्रोक्सिन एनर्जी भी कम होती है, लेकिन लेटिस एनर्जी ज्यादा कम होती है, इस वजह से सोल्यूबिलिटी जो है वो बढ़ती है। चलो फिर बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स की। अब भैया बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट तो हमें समझ में आ गया, M2CO3 कार्बोनेट होते हैं। M की जगह पर क्या रख देंगे, कोई सा भी एल्कली मेटल लिख देंगे, मतलब Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। लेकिन बाइकार्बोनेट क्या है, तो मैंने कहा MHCO3 कर दो, MHCO3 कर दो, वो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो दे फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। देखो ना यहाँ पर एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स जो है वो क्या बनाते हैं, सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाते हैं, एक्सेप्ट LiHCO3। लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के, लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के बाकी जितने भी बाइकार्बोनेट हैं एल्कली मेटल्स के, वो सारे क्या बनते हैं, सॉलिड बनते हैं। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, ये क्या सारे हैं, क्या है, सॉलिड बाइकार्बोनेट है। लेकिन लिथियम जो है, लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं होता है। यहां बात तक बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ जल्दी से। एल्कली मेटल्स की जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट जो वो सॉलिड नहीं होता। पहली बात तो ये आपको समझ में आनी जानी चाहिए। पहले तो ये समझो कि बाइकार्बोनेट होता क्या है। तो MHCO3, MHCO3 क्या होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। MHCO3 बाइकार्बोनेट होता है। LiHCO3 लिथियम बाइकार्बोनेट। LiHCO3 जो है लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। बाकी सारे जो एल्कली मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट है वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये बात तो आपको पता लगी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट ही ऐसे बाइकार्बोनेट हैं जो सॉलिड होते हैं, बाकी कोई भी बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड नहीं होता है। एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट ही ऐसे बाइकार्बोनेट हैं जो सॉलिड होते हैं, इसके अलावा कोई भी बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड नहीं होता है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सॉलिड नहीं होता। ये बात तो आपको पता लग गई कि भैया एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट ही ऐसे हैं जो सॉलिड होते हैं, इसके अलावा कोई भी बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड नहीं होता। ये बात तो कंफर्म है। लेकिन एल्कली मेटल्स में भी लिथियम बाइकार्बोनेट जो वो सॉलिड नहीं होता है। दिमाग में बैठ गई। अब मैंने कहा कि एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट ऐसे हैं जो सॉलिड होते हैं, बाकी कोई सॉलिड नहीं होता। लेकिन एक, सिर्फ एक मान लो, एक ही ऐसा बाइकार्बोनेट है, एल्कली मेटल्स के तो सॉलिड है ही है, इसके अलावा सिर्फ एक एल्कली मेटल, सिर्फ एक ऐसा बाइकार्बोनेट है जो सॉलिड है। वो कौन सा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। कौन सा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ओनली अदर सॉलिड बाइकार्बोनेट यही है, सिर्फ यही बाइकार्बोनेट ऐसा है जो सॉलिड है। एल्कली, या तो एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट सॉलिड है या फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट जो वो सॉलिड है। इसके अलावा कोई बाइकार्बोनेट जो वो सॉलिड नहीं है। एल्कली मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन है, LiHCO3, ये सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो MHCO3 ये जो आपके बाइकार्बोनेट है, जैसे सोडियम का बाइकार्बोनेट मैंने लिया, उसको मैं जैसे हीट करूंगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, आपको पता है? आपको पता है क्या? अगर मैं बाइकार्बोनेट है मेरे पास में, उस बाइकार्बोनेट को अगर मैं हीट दूं, अगर मैं उसको क्या दूं, हीट दूं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपको पता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। जैसे मैं MHCO3 को क्या दूंगा, हीट दूंगा, तो M2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO2 बन जाएगा। ठीक है, वही बात करें फिर नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स की बात करते हैं। चलो नाइट्रेट क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स फॉर्म MnO3 टाइप का नाइट्रेट बनाता है। कैसा? MnO3, M की जगह कोई सा भी आपका एल्कली मेटल रख दो, LiNO3, क्या बन जाएगा ये? लिथियम नाइट्रेट बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ये तो समझ में आ गया। चलो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। जब आप LiNO3 से सीजियम की तरफ जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो क्या होती है? स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है। मतलब सबसे कम स्टेबल कौन है? LiNO3 जो वो सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, LiNO3 डिकम्पोजेस इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड NO2 ऑन हीटिंग। जब भी आप LiNO3 को, लिथियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो ना, लिथियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिथियम ऑक्साइड में और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको हीट करते हो। मतलब LiNO3 को जब आप थोड़ी सी हीट दोगे तो किसमें? लिथियम ऑक्साइड और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हुई लिथियम की बात। अब बाकी जितने एल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट है ना, बाकी जितने नाइट्रेट बच गए उनका अलग है। अदर नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग गिव नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। देखो लिथियम देखो अलग चल रहा है ना, लिथियम जो है वो अलग चल रहा है। लिथियम हर एक बात में अलग चल रहा है अपने ग्रुप से। लिथियम देखो, लिथियम नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो वो कन्वर्ट हुआ किसमें? लिथियम ऑक्साइड और NO2 में टूटा। वहीं बात करें दूसरे जो नाइट्रेट है, जैसे NaNO3 है, KNO3 है, ठीक है, ये जो है ये किस में टूट रहे हैं? ये टूट रहे हैं किसमें? नाइट्राइट और ऑक्सीजन के अंदर। MnO3 को, जो MnO3 यहां पर कोई सा भी अपन M ले सकते हैं, लिथियम को छोड़ के, NaNO3, KNO3, RbNO3, ये कोई सा भी है ना। इनको जब अपन हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? MnO2 नाइट्राइट के अंदर और O2 ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर बात करते हैं सल्फेट्स की। सल्फेट्स क्या है? एल्कली मेटल्स फॉर्म M2SO4 टाइप की सल्फेट बनाते हैं। एल्कली मेटल्स जो वो कैसे बनाते हैं? M2SO4 टाइप की सल्फेट बनाते हैं। ये बात तो भैया दिमाग में बैठ गई है। M2SO4 क्या है? सल्फेट है। M2 की जगह पर कोई सा भी एल्कली मेटल रख देंगे, Li2SO4 लिथियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, ऑल एल्कली मेटल्स सल्फेट्स आर आयोनिक। सारी जो एल्कली मेटल्स की जो सल्फेट्स हैं वो सारी क्या है? आयोनिक है। Li2SO4 है, ये भी आयोनिक है। CS2SO4 है, ये भी क्या है? आयोनिक है। तो सारी जो एल्कली मेटल्स की जो सल्फेट्स हैं वो सारी आयोनिक है। लेकिन आयोनिक कैरेक्टर जो है वो आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाओगे तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। देखो आयोनिक सारे ही हैं, सारे ही क्या है? आयोनिक है। लेकिन आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता कैसे है? लिथियम से जब आप सीजियम की तरफ जाओगे, मतलब सीजियम जो सल्फेट है वो सबसे ज्यादा आयोनिक होता है। बाकी है सारे आयोनिक ही। लिथियम सल्फेट भी आयोनिक है, सीजियम सल्फेट भी आयोनिक है, सारे ही आयोनिक है। लेकिन लिथियम से जब आप सीजियम की तरफ जाते हो तो आयोनिक कैरेक्टर जो वो बढ़ता है। मतलब सीजियम जो सल्फेट है वो सबसे ज्यादा आयोनिक है, लिथियम सल्फेट सबसे कम आयोनिक है। Li2SO4 लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर। Li2SO4 और लिथियम सल्फेट जो वो सबसे कम सोल्यूबल है वाटर के अंदर। दीज सल्फेट्स ऑन बर्निंग विद कार्बन फॉर्म सल्फाइड्स। इन सल्फेट्स को देखो, लिथियम सल्फेट जो वो सबसे कम सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और इन सल्फेट्स को जब हम कार्बन के साथ में बर्न करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फाइड के अंदर। देखो M2SO4 क्या है? सल्फेट है। इसको जब अपन ने किस में कन्वर्ट किया? कार्बन के साथ में जब हमने बर्न किया तो किस में कन्वर्ट हुआ? है सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज लाइन आंसर ढूंढना, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़ दो, लिथियम तो वैसे ही अलग चल रहा है, लिथियम तो अपने ग्रुप से ही अलग चल रहा है, तो लिथियम को छोड़ दो। ठीक है, लिथियम की बात नहीं हो रही, लिथियम को छोड़ दो। सल्फेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, बाकी की बात करेंगे। बाकी जो फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बात करेंगे। लिथियम को छोड़ दो एक बार, ये लिथियम काम का नहीं है। सल्फेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप की जो सल्फेट्स हैं, रिएक्ट विद सल्फेट्स ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल लाइक Fe3+, Cr+3, Al+3। ये जो ट्राइवेलेंट मेटल्स हैं इनकी सल्फेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं? डबल सॉल्ट बना लेते हैं, एलम बोलते हैं। वापस बताता हूं एक मिनट को। जो फर्स्ट ग्रुप की सल्फेट्स हैं किसको छोड़ के? लिथियम को छोड़ के। लिथियम को छोड़कर जितनी फर्स्ट ग्रुप की सल्फेट्स हैं वो किसके साथ में रिएक्ट कर लेती हैं? ये जो ट्राइवेलेंट मेटल्स है ना, जैसे Fe+3 हो गया, Cr+3 हो गया, Al+3 हो गया, इनके जो सल्फेट्स हैं इनके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? डबल सॉल्ट या फिर एलम बना लेते हैं, जिसको एलम कहते हैं। ये M2SO4 है। M2SO4 क्या है? फर्स्ट ग्रुप की सल्फेट है। भैया पता है, ये तो हमें अभी भी देख के आए, फर्स्ट ग्रुप की सल्फेट है। लिथियम वाली नहीं, लिथियम को छोड़ के। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप की सल्फेट हो गई। ये कौन सी सल्फेट है? ये ट्राइवेलेंट मेटल है ना, ये जो Fe+3, Cr+3, Al+3, इनकी सल्फेट है ना। ये किसकी सल्फेट है? इन मेटल्स की। ये किसकी है? एल्कली मेटल्स की। दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? ये डबल सोल्ट बनाते हैं, जिसको एलम बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स।
अब यार एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल तो चाव से रिएक्शन करता है, चाह कर में रिएक्शन करना चाहेगा किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो रिएक्ट विगरसली विद एसिड, जब भी इसको एसिड दिखेगी पागल हो जाएगा ये, तो एल्कली मेटल जो है वो पागल हो जाता है। इसलिए जैसे ही एल्कली मेटल को आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो ये खुशी खुशी रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। रिएक्ट विगरसली विद एसिड, एसिड के साथ में बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। वही है 2M_H2SO4, ये क्या एसिड है, ये आपका एल्कली मेटल है, M2SO4 बना लेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। चलो अब बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलाई। एलाई का एनोमलस बिहेवियर मतलब कि ये जो है ना अपने ग्रुप से अलग चल रहा था। ये बात आपने नोटिस करी या नहीं करी कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है ना वो बाकी ग्रुप से अलग चल रही थी, ये अपने ग्रुप के अंदर नहीं शामिल हो रहा था, अलग चल रहा था। ठीक है, देखो कैसे चल रहा था, अभी मैंने आपको बताया एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के। और दिखाऊं आपको LiNO3 जो है वो किसमें Li2 और 4NO2 में कन्वर्ट हो रहा था हीट करने पर, और बाकी सारे नाइट्राइट बना रहे थे, मतलब यहाँ पर अलग चल रहा था। LiHCO3 लिथियम की जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड नहीं होती, बाकी सबकी सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है हीट के लिए, तो सबसे अलग चल रहा था लिथियम, हर बार अलग चल रहा था, इसलिए क्या है एनोमलस बिहेवियर है लिथियम का। ठीक है, MP एंड BP ऑफ लिथियम इज हाईएस्ट, लिथियम की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। कंपाउंड ऑफ लिथियम आर कोवेलेंट, लिथियम के जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट होता है, बाकी सबके आयोनिक है। ठीक है, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो किसमें टूट जाता है, लिथियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। LiHCO3 लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म, एग्जिस्ट में करता, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ Li एंड Mg। लिथियम आपको पता है कि अपने ग्रुप से अलग चल रहा है, अपने ग्रुप से तो अलग चल रहा है, लेकिन ये किसके ग्रुप में शामिल हो रहा है वो बताओ हमें। तो ये अपने ग्रुप से तो अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन किसी और के ग्रुप के जैसी तो प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल दिखा रहा है, किसके जैसी, मैग्नीशियम। ठीक है, कैसे, देखो ये देखो आपका फर्स्ट ग्रुप का है, ये मैं आपको बता चुका हूं एक बार, ये क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन वो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए वापस रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए लिखी हुई चीजें। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। ठीक है, ये यहां पर लिथियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब लिथियम जो है इस मैग्नीशियम की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी दिखाता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टी सेम है। देखो दोनों ही क्या हार्ड है, बोथ आर हार्ड, देयर बेसेस आर वीक, लेकिन इनके बेस जो वो वीक होते हैं। देयर कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इनके जो कार्बोनेट्स है चाहे वो मैग्नीशियम की बात करें पर लिथियम की बात करें, दोनों के कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होता है जब हीट करते हैं। तो Li एंड Mg कंबाइन विद नाइट्रोजन, लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो कंबाइन करते हैं किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, और क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं। बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बना रहा था, ये दोनों क्या है, नाइट्राइड बना लेते हैं। देयर बाइकार्बोनेट्स आर नॉट सॉलिड, इनके जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड नहीं बनते। देयर नाइट्रेट डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड, इनके जो नाइट्रेट है वो किसमें डिकम्पोज होता है, ऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे लिथियम जो वो मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, वैसे ही बेरिलियम जो वो एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। इसके आगे अपन बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, जो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही। लेक्चर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।